नमस्कार अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। अपने दर्शकों को बता दूं कि अवनीश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रारब्ध यूट्यूब चैनल भी है उनका और आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। अवनीश जी, ये जो बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कोडीन सिरप वाला, कोडीन भैया नाम से क्या कुछ टीका टिप्पणियां नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव, उस मुद्दे पर जो आज सदन में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उससे तो साफ लग रहा है कि अब बहुत जल्द जितने भी आरोपी हैं 79 के आसपास हैं, सबके घरों पर मुझे लगता है कि अब तो बुलडोजर की कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि योगी जी ने खुद कह दिया है कि जब बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाइएगा मत, रोइएगा मत। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आपके स्टेटमेंट में सुधार करूंगा, आपको अजीब लगेगा, लेकिन आपने कहा कि जो चिल्ला रहे हैं अखिलेश, चिल्ला रहे हैं नहीं थे। और क्यों ऐसा हुआ? उसकी वजह यह है कि अभी आपने बताया कि इस कोडीन नाम के जहर कांड में 79 जो एफआईआर्स हैं, उनमें जो 79 नाम हैं, 14 ऐसे नाम हैं उनमें जो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और आपके दर्शकों को बता दूं, अब उसमें ये वाली बात नहीं रह गई है कि कोई समाजवादी यूथ ब्रिगेड का कोई एक नेता, उसकी फोटो अखिलेश जी के साथ, या किसी और की, इसका जो मुख्य अभियुक्त है उसकी एक फोटो अखिलेश जी के साथ। ये फोटो देखिए, आप भी जर्नलिस्ट रही हैं, आपको पता है कि साहब फोटो नेता लोगों का किसी के साथ भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं। और मैं कभी किसी के फोटो, चाहे पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले हों, किसी के साथ किसी भी कांड में अगर कोई फोटो दिखाता है ना, तो मैं उसको कोई बहुत वो नहीं मानता। सोशल मीडिया में भी मैं साफ तौर पर लिखता हूँ, भाई फोटोबाजी तो यार नेताओं का काम है, वो कहीं भी हो सकती है। लेकिन नहीं साहब, ये 14 नाम कहां से निकल के आए हैं? ये फोटो से निकल के नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी फोटो अखिलेश यादव या समाजवादी नेताओं के साथ रही है इस वजह से। ये जो आप स्लाइड दिखा रही हैं, इसमें आप देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है कि जो ड्रग लाइसेंस, ये जितनी भी शेल कंपनीज जिस इस जहर कांड में इन्वॉल्व हैं, उसमें जो ड्रग लाइसेंस के पेपर्स हैं, उनमें इन 14 लोगों में से अलग अलग लोगों के नाम हैं। दूसरा, जो फ्रॉड और फर्जी जीएसटी के पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स और बिल्स और तमाम चीजें हैं, उनमें ऑन पेपर हैं। इसका क्या मतलब है? नंबर्स हैं, मेल्स हैं। इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले ये 14 लोग, जिनके मैं नाम अगर पढ़ूं तो सुबन जायसवाल, भोला जायसवाल, मनोहर जायसवाल, विभोर राणा, सौरभ त्यागी, विशाल राणा, पप्पन यादव, शादाब, अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, आकाश पाठक, विनोद अग्रवाल, रवि यादव और राहुल यादव, ये ऑन बोर्ड हैं इस पूरे जहर कांड के। सैकड़ों हजारों करोड़ का जो, सॉरी, एक तो आजकल कोई भी मामला जो है वो सैकड़ों हजारों करोड़ों का नहीं होता तो हम लोग घोटाला मानते ही नहीं, अपराध मानते ही नहीं। ये यूपी सरकार के जमाने की देन है ना सर, करोड़ों के घोटाले होते थे तो अब हजारों का घोटाला बड़ा छोटा लगता है। हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि ये महंगाई बढ़ गई, तो ये विपक्षियों से मैं ले लेता हूँ। वाकई साहब, महंगाई इतनी बढ़ गई कि घोटाले भी हजारों करोड़ के होते हैं, तब हमारे मुंह से घोटाला शब्द निकलता है। ये पूरा कांड बताता है कि ये केवल फोटोबाजी या पार्टी को चंदा देते समय या नेता के साथ फोटो खिंचवा लेने का ही संबंध नहीं है। ये पूरे डॉक्यूमेंट और एसआईटी ने पूरा ये वर्कआउट कर लिया है। और आपको योगी जी की शैली का पता है। योगी जी सबसे पहले क्या करते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बुलाते हैं और कहते हैं ये अपराधी है, इसने अपराध किया है, अब जरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तलाशो। और फिजिकल प्रॉपर्टी अगर किसी अवैध तरीके से बनी हुई है, किसी जमीन पर अवैध कब्जा है, तो उसको तलाश लो। और यहां तक जाते हैं, योगी जी का कमिटमेंट है कि जरा नगर निगम या नगर पालिका में जमा इनका नक्शा निकाल लो। अगर नक्शे के हिसाब से मकान तैयार नहीं है तो फिर वो भी एक ग्राउंड जरा नोट करके अपने पास तैयार रखो। बुलडोजर में पेट्रोल या डीजल जो भी लगता हो, मुझे नहीं पता, डीजल ही लगता होगा, डीजल भरवा लो कायदे से। ऑपरेटर को बोलो कि 24 घंटे की ड्यूटी, बेटा तुमको ओवर टाइम मिलेगा। ये काम योगी जी ने पहले ही कर लिया है। और तब उन्होंने आज हाउस में बोला, याद कीजिए, माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, अखिलेश यादव की डिमांड पर हुआ। और अखिलेश यादव ने अभी जो कोडीन बाबू शुरू किया है, दरअसल तुच्छ जातिवादी राजनीति करने वाले इन परिवारों का प्रारब्ध देखिए। दरअसल जानती हैं ये क्यों इतने हमलावर हुए शुरू में?
इसके दो कारण हैं। एक तो चोर मचाए शोर, उनको ये अच्छी तरह पता था कि हमारे 14 लोग ऑन पेपर हैं, ऑन बोर्ड हैं इस पूरे कारनामे में, पहला ये। और दूसरा अब आता है सस्ती राजनीति। जिस राजनीति से, जातिवादी राजनीति से, मैं उसे जातिवादी नहीं, बल्कि जब जातिवाद का कोई भी काम घिनौने स्तर पर उतर जाए तो उसको मैं जातिखोरी कहता हूं। जातिखोरी की राजनीति के चलते इन्होंने सबसे पहले इसमें स्टैंड लिया और कूदना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो जो बर्खास्त और अब गिरफ्तार सिपाही है उसके नाम के आगे सिंह लगा हुआ था और उसका मकान धनंजय सिंह के सामने था। अखिलेश की जातिवादी राजनीति को यह लगा कि अरे वाह, इसमें तो धनंजय सिंह जो कि कई पार्टियों से होते हुए, भाई सत्ता की बात है, राजनीतिक बातें हैं, लोग तमाम पार्टियों से होके और तमाम पार्टियों में जाते रहते हैं। यहां जो बेसिक स्टार्ट था अखिलेश यादव का, जो वो कूदना शुरू किए, उन्होंने देखा धनंजय सिंह के सामने सिंह लगा हुआ एक सिपाही जो कि इसमें गिरफ्तार है, उसका नाम आया। वहां से इन्होंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर अजय कुमार बिष्ट का जातिवादी स्टिकर लगा के निजी हमला करने का एंगल खोजा और तब ये कूदना शुरू हुए। उन्होंने कहा अब मजा आएगा, हम पीडीए की राजनीति करेंगे और लाओ एक बड़ा घोटाला। क्योंकि आज तक जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के पास, चाहे वो केंद्र की राजनीति में आप देख लीजिए, राहुल गांधी के पास उन्होंने चौकीदार चोर है, राफेल, दिस दैट, दुनिया भर का मोदी के ऊपर चिपकाने का प्रयास किया। यानी किसी तरीके से ब्रांड मोदी को धूमिल करो, भ्रष्टाचार का कोई एंगल, करप्शन का कोई एंगल उसमें जोड़ो, लेकिन वो असफल रहे। यहां अखिलेश यादव ने दो एंगल एक साथ कि ठाकुर योगी आदित्यनाथ, उनका एक कनेक्शन जो इतना बड़ा कांड करता है, सिपाही सिंह और धनंजय सिंह, उन्हें लगा मकान के सामने है तो लाओ इनको भी लपेट लेंगे और इस एंगल से योगी के चरित्र पर निजी हमला और एक हम कूड़ा करकट उनके ऊपर फेंकने का काम कर सकते हैं। ये था पहला जहां से करंट प्राप्त हुआ अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव इसको लेके कूदना शुरू किए। लेकिन सर अब तो ऐसा लग रहा है कि ये जो कूदना शुरू किया अखिलेश ने, ये तो उल्टा पड़ गया ना, आ बैल मुझे मार हो गया ना। अब तो योगी जी ने पूरे के पूरे इरादे साफ कर दिए कि भाई बुलडोजर तैयार है, चलेगा। और दूसरा साथ साथ ये भी कह दिया कि दो नमूने हैं इस देश में, एक लखनऊ में, एक दिल्ली में, जब भी बड़ी बात होती है तो दोनों विदेश भाग जाते हैं। तो अब और क्या कहने के लिए बाकी बचा? नहीं तो पड़ा ना, और ये कोई पहली बार थोड़ी ना पड़ा है। आप ये बताइए, मैं तो कहता हूं कि अतीक और मुख्तार के परिवार वालों को इनके ऊपर चढ़ाई कर देनी चाहिए कि भैया तुमने निपटवा दिया। यही तो कूद कूद के कहते थे। भाई कूद कूद के कौन कहता था क्या आपके राज्य में माफियागिरी चल रही है? तो योगी जी ने एक दिन हाउस में कह दिया माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा और डिमांड पूरी होगी। अखिलेश भैया आपकी मांग पूरी होगी, बधाई हो। तो यहां इन्होंने देखिए, इन्होंने ये सोचा कि योगी जी के छवि को हम थोड़ा आर्थिक अपराध यानी भ्रष्टाचार को हल्का सा कुछ कोशिश करेंगे इधर, और दूसरी तरफ 79 है और कौन सा हमारे, लेकिन ये करते हुए इनके भी लोग शासन में हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, सरकार चलाए। इनके सूत्रों ने इन्हें बता दिया कि बाबू भैया ये जो कोडीन चिल्ला रहे हो, इसमें तुम्हारे इतने लोगों के नाम आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बैकगेट लेने का प्रयास किया। तो यहां पर इनकी स्थिति दूसरी बार ऐसी हुई है। और एक चीज और बताऊं आपको, जिसके कुंडली में कन्नौज का इत्रकांड लिखा हो, जिसकी कुंडली में इतने भ्रष्टाचारों, जिनके चाचा के नाम पर सहकारिता के इतने बड़े भ्रष्टाचार लिखे हों, जिनके शासन काल में और जिनके पिता के शासन काल में हाथों पर डॉट पेन से लिख के और पुलिस और नौकरियां दी जाती रही हूं और जमीनों की बंदरबाट की जाती हो, कम से कम अखिलेश यादव को यह सोचना चाहिए कि यहां पर डिलीवर करने वाला एक आदमी बैठ के सत्ता चला रहा है और उसने 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 2017 में आए और अपने काम के और डिलीवरी की पॉलिटिक्स करते हुए 2022 में रिपीट हुए। तो योगी जी के कमिटमेंट में कहीं कोई कमी नहीं है। और ये अखिलेश बाबू को जैसे होता ना कि शुरुआती करंट मिला और अचानक उन्हें लगा कि अरे ये तो मजा आ गया, धनंजय सिंह, वो सिपाही सिंह, हो अजय कुमार बिष्ट, लाओ जातिवादी। और ये
करना ये चाहते थे कि देखो योगी आदित्यनाथ चूंकि ठाकुर हैं, इसलिए उनके राज में ठाकुर बड़े बड़े कांड करते हैं और बचे रहते हैं। जबकि सर हकीकत क्या है, ये जो 14 नाम निकल के आ रहे हैं, क्या ये कंपनी 2017 में शुरू हुई? ये सारा खेल 2017 में शुरू हुआ? ये नशे का पूरा कारोबार 2017 में शुरू हुआ? ये दवा के नाम पर जहर का कारोबार 2017 में शुरू हुआ है? तो साहब, जिनके घर शीशे को होते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन जिनकी अकल न जाने कहां होती है, मैं कोई जातिवादी टिप्पणी नहीं कहूंगा, कहावत है और दर्शक हमारे जानते हैं, और चूंकि वो जातिवादी हो जाएगा तो आई विल नॉट ट्राई टू बिकम रेसिस्ट। तो सीधी सी बात है कि उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन पत्थर हाथ में ले लिया। क्यों? उसकी वजह जानती है क्या है? ये सकारात्मक राजनीति करने के लायक ही कभी थे ही नहीं। आज ये योगी सरकार को कुछ सार्थक मुद्दों पर घेर सकते हैं। बिल्कुल भाई, आप बिजली की समस्या उठा लीजिए, आप कोई और समस्या उठा लीजिए। सर, बिजली की समस्या जैसे उठाएंगे जियाउर रहमान बर्क सबको याद आ जाएगा। मस्जिद में क्या होता था संभल में, वो याद आ जाएगा। वो तो देशद्रोह का काम है ना। जब आप बिजली चोरी करते तो ये सारे कांड कैसे बोल सकते हैं? ये तो खुद उसमें फंसे हुए। पर एक चीज और है सर, यही लोग शोर मचाते रहते हैं ना, माफिया माफिया माफिया, जैसा आपने कहा, तो नकेल तो कसती है। लेकिन अभी हाल ही में जैसे एसआईआर का मुद्दा है, अगर हम दूसरे मुद्दे की बात करें, एसआईआर के मुद्दे में योगी जी ने सिर्फ ये कहा कि भाई 4 करोड़ फॉर्म गए थे, वापस नहीं आए, तो जरा पता करो कहां रह गए वो फार्म, उनको जोड़ा जाए, 5-6 दिन बाकी बचे। उस मुद्दे को उन्होंने कैसे जोड़ दिया कि इतनी सीटों पर बीजेपी हार रही है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को पता है कि हमारे वोटर जो हैं 80 से 90% वही इन 4 करोड़ में। तो मुद्दे को कैसे घुमा दिया? दरअसल अखिलेश के पास मुद्दे की कमी है सर, इसीलिए वो इस तरह की बातों में खुद ही फंस रहे हैं। मैं कह रहा हूं, जिसे जो आएगा वो बंदा वही काम करेगा। ये चांदी और सोने के चम्मच लेके ये नेपोकिट्स हैं। अगर किसी को ये गुमान हो कि 2012 में अखिलेश यादव जो यात्रा लेके निकले थे उसके दम पर सरकार बन गई समाजवादी पार्टी की, नहीं, वो तो मुलायम को मिला बहुमत था। ये उस समय की बीजेपी का हाल था कि बीजेपी कहीं अपने आप को ठीक से इलेक्शन में तैयार नहीं रख पाती थी, नेतृत्व तो दूसरा था, वो छोड़ दीजिए। लेकिन इनकी अपनी उपलब्धि क्या है ये बता दें, और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी निजी बातें मैं करना नहीं चाहता, लेकिन एक हमारे पारिवारिक बड़े भाई हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी के बड़े संपादक, और इतने नजदीकी संबंध सैफई परिवार से कि कभी अगर मान लीजिए 2 सीटर चॉपर अगर मुलायम सिंह लेके उड़ रहे हों तो दूसरी सीट पर वो बैठे नजर आते थे। तो इतनी नजदीकी है ना। उन्होंने एक बात कही थी और वो बात अक्षरशः मुझे सही साबित होते हुए दिखाई देती है। वो कहते थे कि देखो ऐसा है भाई, नेताजी मुलायम सिंह ये जानते हैं कि ये लड़का मेरे पुश करने के सिवाय कभी जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, इसलिए ये मैंडेट नेताजी को मिला, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाया और उन्होंने उसी दिन यह भविष्यवाणी की थी कि ये व्यक्ति केवल और केवल उत्तर प्रदेश का भूतपूर्व मुख्यमंत्री बनके रह जाएंगे। आप मुझे ये बताइए, आज तक अखिलेश यादव की राजनीति में कोई सार्थक बात आपको दिखाई दी हो? कभी भी कोई सार्थक बात? भाई, पिता थे, पिता के साथ औरंगजेब बन गए, वहां भी सार्थकता नहीं रही, नैतिकता नहीं रही, परिवार के लोगों को इकट्ठा नहीं रख पाए, वो छोड़ दीजिए। चाचा के साथ कैसा सलूक, ये तो उनका प्रारब्ध, उनकी मजबूरी है कि वहीं पर लौटते रहते हैं क्योंकि उनके पास अब जाने को कोई जगह नहीं बची हुई है। लेकिन अखिलेश यादव ने कभी भी जातिवादी राजनीति के बाहर कदम नहीं रखा साहब, और यही वजह है कि इनको इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है, कभी कुछ नहीं आएगा। पीडीए में इन्होंने क्या किया? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये लेके गए थे। फिर इनको समझ में आया, आजकल एक रिटायर्ड नौकरशाह, काफी सीनियर नौकरशाह जो है इनके बहुत बड़े एडवाइजर बने हुए हैं, तो उन्होंने कहा बाबू भैया एक काम करो, पीडीए में ये जातिवाद वाला मामला नहीं, इसको प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और फलाने फलाने से जोड़ते हैं, कुछ इसको अंग्रेजी माहौल बनाते हैं। आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव कर्नाटका की राजनीति करते हैं, ये कर्नाटक में जाके पीडीए का नाम बदलने की क्या जरूरत थी इनको? किसने ये ज्ञान दिया था? आप अगर विजुअल खोजे दर्शक तो उसमें सब कुछ अंग्रेजी में समझ में आएगा। तो दरअसल ये कंफ्यूज लोग हैं,
जिस तरीके से राहुल गांधी और योगी जी ने बिल्कुल सही कहा, वो तो याद है आपको, अब्बा डब्बा गब्बा या क्या, पप्पू डब्बू टप्पू। तो हम्म। योगी जी तो अलग ही मजे लेते हैं, और वो सही मजे लेते हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के विरोध की राजनीति करते हुए राहुल गांधी को कोई ट्रैक समझ में नहीं आ रहा, कभी वो ये ट्रैक पकड़ते, कभी वो ट्रैक पकड़ते हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्रांड योगी के सामने, जो कि योग पथ से निकल के राजपथ तक आए हैं, आप सोचे। वो एक पीठ के पीठाधीश्वर है, संयोग से मेरा भी नेटिव गोरखपुर ही है, मैं भी गोरखपुर से ही आता हूँ, और मेरे और घर के बीच में, मंदिर के बीच में महज 300 या 350 मीटर की दूरी है। तो जिस तरीके से वो एक पीठाधीश्वर के तौर पर निकल के योग पथ से राजपथ पर आते हैं, और याद कीजिए कितना मजाक उड़ाया था इन लोगों ने, कैसे कैसे घटिया शब्द योगी आदित्यनाथ जी के साथ। लेकिन 17 से 22 तक डिलीवरी की राजनीति दिखा के, और लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे वो डेवलपमेंट। आप मुझे ये बताइए, 60% पूरे देश में जो एक्सप्रेस वेज है उसका 60% आज उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा हवाई अड्डे आज उत्तर प्रदेश में है। सफलता से एसआईआर चल रहा है, एक भी कहीं आपने घटना देखी? कहीं नहीं घटना देखी। मैं कहता हूं इनके उस प्रोपेगेंडे का क्या हुआ साहब, कि इतने बीएलओस की मौत हो रही है, अब क्यों नहीं हो रही है मौत? बिल्कुल, उसको भी तो मुद्दा बनाया ना कि देखिए कितना प्रेशर है उनके ऊपर, दबाव उसका डाला जा कारण रहा है, था। उसका वोट जोड़ा जाए, उसका हटाया जाए, मतलब किस तरह का प्रोपेगेंडा था। और दूसरा, कोविड के दौरान याद कीजिए, ये भाजपाई वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा। फिर लगवाई ममता ना। बनर्जी से लेके अखिलेश यादव तक एसआईआर के फॉर्म भरते हुए नजर आए कि नहीं नजर आए? आप बताएं। ये वही ममता बनर्जी है ना जिन्होंने कहा था कि अगर मेरे कनपट्टी पर गोली मार दोगे तब भी मैं वक्फ एक्ट अपने यहां लागू नहीं करूंगी। घुटने के बल पर आके किया कि नहीं किया? रात के सन्नाटे में छुपा के किया कि नहीं किया? तो देखिए साहब, डिलीवरी की पॉलिटिक्स के बदले ये ड्रामे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस बार विंटर सेशन में खुद प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि भैया देखो कि तुम ड्रामे की पॉलिटिक्स करोगे, हम डिलीवरी की पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे अभी आपने कहा ना कि वो जिस तरह के अप्पू टप्पू ये सब बातें बोलते हैं हमारे सीएम, लेकिन आप ये देखो कि आज तो उन्होंने जो वहां नेता प्रतिपक्ष हैं समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे, उनको भी माता तो कहा प्रसाद जी, झूठ बोल रहे हैं आप। जिस उम्र में आदमी सच ही बोलता है उस उम्र में आप किसके कहने पर झूठ बोल रहे हैं? तो आप सोचिए दरअसल कि माता प्रसाद जी से बड़े निजी संबंध हैं, और वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, इस तरफ से, इटवा से। तो माता प्रसाद जी को तो वो, अच्छा ये बताइए, उन्होंने शिवपाल सिंह को नहीं सुनाया जब तब मजे लेते हैं? योगी जी के एक्चुअली व्यक्तित्व के कई पक्ष हैं। मैं थोड़ी सी अगर बात बताऊं आपको, एक तो वो आयोजन धर्मी व्यक्ति है। मैंने उन्हें लोकसभा में सबसे कम उम्र में प्रधान, मतलब 25 साल की एज में वो लोकसभा के मेंबर बने, तो हमने तभी वोट दिया है। भाई मैं उनका वोटर हूं, एक तरह से मतदाता हूं। तो उनके कई पक्ष है। एक तो वो आयोजन धर्मी व्यक्ति हैं, इसीलिए आपने देखा होगा सनातन के जितने भी भव्य आयोजन, चाहे वो दीपोत्सव हो अयोध्या का, चाहे आप कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ देख लीजिए, एक ये, दूसरा शब्दों के बड़े धनी हैं और छोड़ते नहीं हैं। और एक चीज और है, हम लोग याद करिए कि पहले जब फिल्में उनके पोस्टर्स का दौर था, तो अक्सर ये प्रचार किया जाता था फिल्मों के लिए कि जनता की बेहद मांग पर, याद है ना आपको, जनता की बेहद मांग पर एक बार फिर रिलीज। योगी जी की काम करने की शैली ये है, वो जो करना चाहते हैं वो सामने वाले के मुंह से कहलवाते हैं, और वो स्थितियां ऐसी पैदा कर देते हैं कि सामने वाला वो बोल जाता है। अब मुझे ये बताइए, आज जब उन्होंने कह दिया कि बाबू भैया जब बुलडोजर चलेगा तो फिर चिल्लाना नहीं, तो निश्चित तौर पर इन 14 लोगों में के नाम पर बुलडोजर चलेगा, और जब बुलडोजर चलेगा तो ये बातें अब जनता तक भी पहुंचेंगी कि कौन है ये जायसवाल जी, कौन है ये यादव जी, कौन है ये शर्मा जी। तो साहब जांच अलग चलेगी। अच्छा, अब इनके एनडीपीएस के भी केसेस आएंगे। उन्होंने बोला एनडीपीएस के तहत ही कार्रवाई होगी, क्योंकि उसकी वजह है, इस तरह का जब कोई ड्रग्स जो है एक कैलकुलेटेड मात्रा में लिया जाए, तो स्पेशली कफ सिरप्स के मामले में, तो फिर तब तक तो ये फार्मास्यूटिकल होता है, या ये एक तरह से दवा होती है। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ा के और नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये एनडीपीएस का मामला बन जाता है। एनडीपीएस के मामले में आपको पता है कि कितने कठोर प्रोविजंस है, और इतने कुड़की के उसमें प्रोविजंस हैं, उसमें घर गिराने तक के प्रोविजन है, बिल्कुल है। और एक चीज और, जरा मैं थोड़ा सा लोगों को याद दिलाऊंगा
जी। और मीडिया से हम लोगों का भी ताल्लुक रहा है, इसलिए अपने ही लोगों को सुनाने का थोड़ा कम मन करता है, लेकिन क्या करिएगा, जब मजबूर हो जाता है आदमी स्थितियां देख के। मुझे हंसी आती है आज के अपने आप को सो कॉल्ड स्थापित मीडिया कहने वाले। मैं तो उन्हें अब सेक्टर 16 छाप मीडिया भी कहने लगा हूं, अंजू जी। आप सोचिए, जब बुलडोजर के अगेंस्ट केस सुप्रीम कोर्ट में था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब जब कोई टिप्पणी तक की, तो ब्रेकिंग क्या न्यूज मीडिया ने बनाई, थम गया योगी का बुलडोजर, रुक गया बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने चाबी छीन ली। अरे ठीक है साहब, व्यूज के लिए आप ये कर लो, लेकिन मैं लगातार ये एक चीज कहता हूं योगी आदित्यनाथ के बारे में, और उनकी वर्किंग आप देखिए कैसे होती है। एक भी कोई उदाहरण मुझे बता दे कि जब योगी का बुलडोजर एक्शन हुआ हो और किसी भी कोर्ट से, भारत की किसी भी कोर्ट से एक भी स्टे ऑर्डर आया हो। वरना ये देश उस जुडिशरी के वर्किंग को देखने वाला देश है, जहां आप एक अपने घर की नाली का ईंटा उठाइए और उस पर अगर कोई चाहे तो सिविल के मामले में 2 मिनट में स्टे ऑर्डर लाके आपके मुंह पे मार देता था। लेकिन योगी बुलडोजर गिराते हैं क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि किसी भी अवैध पर बुलडोजर चलाने से हम रोक नहीं सकते, और वैध पर बुलडोजर बाबा चलाते नहीं है। उसका नतीजा क्या हुआ? आज आपके पास 8 पन्नों की एक गाइडलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के लिए ली है, और उसका दायरा कहां है? पैन इंडिया दायरा है। योगी आदित्यनाथ ने पूरे भारत को वो दिशा दी है बुलडोजर की, कि यदि किसी भी प्रदेश के एक सिंपल से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर चाह ले, तो वो आज सुप्रीम कोर्ट के उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बुलडोजर एक्शन कर सकता है, उसको नहीं कोई रोकेगा। ये रास्ता किसने खोला? योगी आदित्यनाथ ने खोला। तो वो फाइलें बड़ी जबरदस्त तैयार करते हैं, और आपको पता है कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि भैया देख, कोर्ट कचहरी में चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज तेरा मामा हो या तेरा फूफा हो, कोई भी जज, उससे कोई मतलब नहीं होता। बुजुर्ग हमेशा एक चीज कहते थे कि भैया ये जो एआई है ना, जो दरोगा, ये जो जांच करेगा, इसको पकड़ ले, इसको इससे सही जांच करवा ले, क्योंकि उसी एआईओ की लिखी रिपोर्ट के आधार पर इस देश की कोई भी छोटी बड़ी अदालत फैसला करेगी। योगी आदित्यनाथ वो फाइल बड़ी मजबूत तैयार कराते हैं, और यही वजह है कि अगर कोई अपराधी निकलता है तो वो बड़ा, आप देखिए ना, ये जो झुमका वाला ये था, बरेली वाला मौलाना, इसका क्या हुआ? कहाँ है वो बेचारा? तौकीर रजा। सर आपको याद है इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ अभी पिछले हफ्ते? इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसी मामले का एक आरोपी जो था, उसकी जमानत याचिका आई, उसको सिरे से खारिज कर दिया गया, और वहां पर पहली बार ये कहा गया कि सर तन से जुदा वाला जो नारा है वो भारत की संप्रभुता और अखंडता का के खिलाफ है, उसको चुनौती देता है, इसलिए जो ये नारा लगाएगा उसको जमानत नहीं मिल सकती। आप सोचिए, पहली बार किसी अदालत ने इतने स्ट्रॉन्ग शब्दों में सर तन से जुदा के लिए सब कुछ कहा है। अंजू जी, मैं लगातार यदा कदा हफ्ते में एक बार कम से कम इस इशू पर एक वीडियो जरूर अपने यहाँ बनाता हूँ, सिर्फ लोगों को याद दिलाता हूँ कि भैया तौकीर रजा को भूल गए हो क्या? आज तौकीर रजा, आप याद कीजिए, पहले करीब 1 महीने तक उसने जमानत मांगी नहीं। जब कागजें मजबूत होते हैं, फाइलें मजबूत होती हैं, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसने महीने भर तक मांगा ही नहीं जमानत। ऐसे लोगों के लिए आप सोचिए, रात को कोर्टें खुल जाती थी, ये अब्बल सब्बल जितने भी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में वो खड़े हो जाते थे, लेकिन तौकीर रजा ने 1 महीने तक कोई जमानत नहीं मांगी, और आज का अपडेट यह है 16 बार जमानत मांग चुका है, 16 बार उसकी जमानत खारिज हुई। और जमानतें किस पर आधार पर खारिज होती हैं? कागज के आधार पर। इसलिए मैं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ा पैन इंडिया गाइडलाइन बनाने के लिए, और योगी जी ने खोल दिया दरवाजा। अब तो मैं कई बार कहता हूं कि बंगाल में ममता बनर्जी से उनकी जनता मांग करे कि दीदी बुलडोजर चलाओ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। केरल में बुलडोजर चलवाओ भाई, और नहीं तो अगर बुलडोजर चलवाना है तो फिर डबल इंजन की सरकारें बनाओ। और एक चीज और मैं बताऊं आपको, जनता अब भूलती नहीं है कुछ भी अंजू जी। जनता देखिए जरा कैसे नहीं भूल रही है। 2014 में उसने कल्चरल रेवोल्यूशन किया दिल्ली में। मैं उसे कभी रिजिम चेंज और राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं कहता हूं जो 14 में इस देश के मतदाताओं ने किया है, वो सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन है।
उसके बाद उसको और भारी मतों से 19 में रिपीट किया। अब लोग कहेंगे 240 आ गया, तीसरी बार काहे कमजोर हो गए। अरे भाई साहब, इन तीनों को जोड़ दीजिए और कांग्रेस 84 के बाद जरा निकाल के दिखा दीजिए इतनी सीटें कब आई हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र ने दिया है। अभी महाराष्ट्र ने बीते कुछ ही समय पहले विधानसभा में इनकी ये दुर्गति की थी ना, और वो गुस्सा लोगों का अभी भी कायम है। आप नगर और ये जो इलेक्शंस हुए हैं निकायों के, उनके नतीजे देख लीजिए। इसका क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश में अगर 32 साल के बाद एक सत्ता रिपीट कर ले जाते हैं योगी आदित्यनाथ, तो इसका क्या मतलब है? बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि अब जनता भारत द्रोह, समाज द्रोह, और समाज द्रोह में ये कह रहा हूं, मेरा फंडा बिल्कुल बड़ा क्लियर है। जो वंदे मातरम नहीं कहता है और जो वंदे मातरम न कहने वालों के सपोर्ट की राजनीति करता है, उसे मैं भारतीय समाज का हिस्सा नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानता। इसी आधार पर मैं कांग्रेस को नेशन वाइड भारत की विपक्षी पार्टी नहीं मानता, राजनीतिक विपक्ष नहीं मानता। मैं उसे भारत और भारतीयता का शत्रु मानता हूं। इसलिए जब भी मैं शत्रुबोध पर बात कहता हूं, तो मैं कहता हूं आपके अलग अलग शत्रु होते हैं, आपके राजनीतिक शत्रु भी हैं। क्योंकि इस देश में जो मॉडल हमने अपनाया है, उसमें एक सरकार हम लाते हैं, और सरकार जब दूसरी प्रकृति की रहती है, तो प्रधानमंत्री के मुंह से यह निकलता है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन जब सरकार दूसरे प्रकृति की होती है, भारतीयता की होती है, और भारतीयता, लोग कहेंगे कि आप हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व क्यों नहीं कह रहे हैं, आप सनातन क्यों नहीं कह रहे हैं? नहीं कहूंगा साहब, क्योंकि भारत और भारतीयता का पर्यायवाची है सनातन और हिंदुत्व। बिल्कुल। भारत की राष्ट्रीय संस्कृति सनातन संस्कृति के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। भारत, इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत को कभी भी हिंदू राष्ट्र कागज पर लिख के देने की कोई जरूरत नहीं है किसी सरकार को। भारत बाय डिफॉल्ट एक हिंदू राष्ट्र है। मेरा नाम अवनीश पीएन शर्मा है, मुझे माथे पर लिखवा के नहीं चलना। बिल्कुल सर, जब मैं ये कहती हूँ कि 1947 में जब दो देश बने थे, एक धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, तो भारत जो बच गया वो तो हिंदू राष्ट्र ही हुआ ना, उसको कहने की क्या जरूरत है? धर्म के आधार पर ही तो बंटवारा हुआ था। आप वहां चले गए, हम यहां रह गए, तो इसमें शोर मचाने की क्या जरूरत है? काहे को सेकुलर सेकुलर का ढिंडोरा पीटते रहते हैं? कोई सेकुलर नहीं, वो उसी वक्त तय हो गया था कौन हिंदू राष्ट्र है, कौन मुसलमानों के लिए। लेकिन सर, अभी हम अगर इस मुद्दे पर लौटते हैं, कोडीन वाले मुद्दे पर, तो चलिए, अभी तक तो ये जो बाबू भैया हैं, अखिलेश भैया, ये तो ये कहते रहते थे ना कि देखिए एक पर्टिकुलर जमात के लोगों के खिलाफ योगी जी बदले की भावना से काम करते हैं, अपनी जाति वालों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं करते। तो अब उनका ये शौक भी पूरा हो जाएगा। हालांकि अगर आंकड़े उठाकर देख लें मुठभेड़ के, तो उसमें दूसरी धर्म के लोग भी हैं, हिंदू लोग भी हैं, जाति वहां पे किसी ने नहीं देखी। लेकिन अब उन्होंने खुद ये आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है, तो देखिए जो 14 के 14 उनके हैं, इन सब पे बुलडोजर चलेगा। तब तो उनको ये अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट नहीं किया गया माफिया के नाम पर, ये भी है माफिया। तो अब देखते हैं कितनी जल्दी इनके खिलाफ ये कार्रवाई होती है सर। लेकिन आपने समय निकालकर बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।